everyone, welcome to Magnet Brains, the only channel where you learn each and every subject from humanities stream. I'm your sociology educator Saloni Pandey and हम पढ़ रहे हैं chapter number 4 that is introducing Western sociologist. हमने इमाइल डरकीम को स्टार्ट कर दिया था, यानी इमाइल डरकीम का क्या विजन है सोशियोलॉजी को लेके एंड इमाइल डरकीम कौन थे, उनका बेसिक आइडिया क्या था, ये एक चीज हमने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डरकीम्स विजन ऑफ सोशियोलॉजी। इमाइल डरकीम के बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, उनका बेसिक आइडिया आपने पढ़ा। इमाइल डरकीम का जो सबसे एक फोकस पॉइंट था वो थी सोसाइटी। उनके लिए सोसाइटी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन इंडिविजुअल भी सोसाइटी के बाद में ही आता है। हालांकि जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल से मिलके ही बनती है, लेकिन सोसाइटी जो है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि इमाइल डरकीम जो है वो इस सोसाइटी को एक न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं। ठीक है, हमने हमारा प्रीवियस लेक्चर जहां एंड किया था वो था कि सोसाइटी मॉरल फैक्ट्स पर बेस्ड है और सोसाइटी इस तरह से एक न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन में इमर्ज होने वाली है, यानी कि वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को साइंस से रिलेट करके एक सोशियोलॉजी को न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाना चाहते थे, जहां वो सोशल फैक्ट्स की भी बात करते हैं और जहां पर वो साइंस की भी बात करते हैं, नेचुरल साइंस की भी बात करते हैं। ठीक है, एक और चीज जो इमाइल डरकीम ने बताई, ठीक है, ये हम उनका एक बेसिक आइडिया समझ रहे हैं उनके विजन को समझने से पहले। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि ये सोसाइटी जो है ये कैसे सस्टेन कर रही है, ये सस्टेन इसलिए कर रही है क्योंकि इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में टाइज हैं, उनके बीच में संबंध हैं। ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप्स हैं, उन रिलेशनशिप्स की वजह से ही ये सोसाइटी जो है सस्टेन कर रही है। इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी इस सोसाइटी से ही बनी है। ठीक है, इंडिविजुअल्स की जो आइडेंटिटी बनी है, आप एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकते हो इसीलिए क्योंकि आप इस सोसाइटी का पार्ट हो। यहाँ पर आपके पास में अपने रोल्स हैं, आपके ऊपर सोसाइटी कंट्रोल भी करती है अगर आप कहीं भी डेविएट होते हैं तो। ठीक है, फिर जैसे कि साइंस में, ठीक है, आपने साइंस पढ़ी हुई है, जैसे भी 10th क्लास तक आप सभी ने साइंस पढ़ी है। ठीक है, साइंस में भी जैसे फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, साइंस में हम फैक्ट्स पर बातें करते हैं, वैसे ही सोसाइटी के अंदर भी फैक्ट्स होते हैं जिन्हें डरकीम क्या बोल रहे हैं, सोशल फैक्ट्स। इस तरह से हम जो है सोशियोलॉजी के अंदर साइंटिफिक डिसिप्लिन या फिर सोशल फैक्ट्स को यहाँ पर पता करने वाले हैं। ठीक है, ये उनका क्या था, ये था उनका एक बेसिक आइडिया। एक और जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली वो क्या थी कि सोसाइटी मॉरल फैक्ट्स पर बेस्ड होती है। एक सोसाइटी के मॉरल कोड्स से या उसके इंडिविजुअल्स के कोड ऑफ कंडक्ट से वो सोसाइटी कैसी है आप ये पता लगा सकते हो। ये भी एक बात हमने पढ़ी थी इमाइल डरकीम के बारे में। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखिए। अब हम आते हैं कि डरकीम का विजन क्या था सोशियोलॉजी को लेके। ठीक है, सो डरकीम्स विजन ऑफ सोशियोलॉजी एज अ न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 डिफाइनिंग फीचर्स। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि वो जो है सोशियोलॉजी को एक न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाना चाहते थे। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने सोसाइटी के 2 फीचर्स बताए कि सोसाइटी जो है वो एक न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन कैसे है या फिर कैसे बनेगी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर साइंसेस। सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशियोलॉजी का, ठीक है, सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो भी सोशल फैक्ट्स हैं हम उन्हें स्टडी करते हैं। ठीक है, किसे, सोशल फैक्ट्स को, इन्हें हम स्टडी करते हैं। और इसीलिए जो सब्जेक्ट मैटर है सोशियोलॉजी का वो बाकी अदर साइंस से डिफरेंट है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी भी एक साइंस है, लेकिन हम उसे साइंस की तरह ही डेवलप कर रहे हैं जहां पर हम फैक्चुअल बेसिस पर बातें करने वाले हैं। ठीक है, हम कोई भी ऐसी जो है ऐसी चीजों पर बात नहीं करेंगे जो कि प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, यानी कि वेग कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर फैक्ट्स पर बातें कर रहे हैं और उन्हीं सोशल फैक्ट्स को हम सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा और अब वो इसे ही एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये चीज कैसे होगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा हर एक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहां पर देखो इस चैप्टर के अंदर आप वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ रहे हो, आपने उनके आइडियाज सुने तो हैं। जैसे मान लीजिए आपने फंक्शनलिज्म की थ्योरी पढ़ी तो आपको पता है कि इमाइल डरकीम ने फंक्शनलिज्म के बारे में क्या कहा था। ठीक है, कि सोसाइटी जो है वो फंक्शन कर रही है इंस्टीट्यूशंस की वजह से और इसीलिए सोशल इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, आपको ये पता है। बट एग्जैक्टली इमाइल डरकीम के आइडियाज क्या थे, उनकी थ्योरी क्या थी, उनकी वजह से सोशियोलॉजी इमर्ज कैसे होती है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इस एक चीज के लिए आपके अंदर क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए टॉपिक्स को लेके।
ठीक है, आपको कोई कॉन्सेप्ट दिया जाएगा तो आप उसको समझ लोगे। जैसे सोशियोलॉजी है, सिर्फ सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें, सो आपको पता है कि सोशियोलॉजी क्या है, जहां हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं, डिटेल्ड वे में उसको एनालाइज करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन ये तो आपको मतलब ऐसे इन जनरल आपको पता हुआ है, बट जब हम किसी थिंकर को, किसी सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ते हैं तो हमें उनके हर एक कॉन्सेप्ट को लेके क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी आप उसको समझ भी पाओगे और आप उसे अपने एग्जाम्स में एक्सप्लेन भी कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए हर एक पॉइंट को आराम से समझिएगा। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशियोलॉजी का, स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस। Sociology concerned itself exclusively with what he called the emergent level, that is the level of complex collective life where social phenomena can emerge. उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी जो है वो अपने आप को इमर्जेंट लेवल कहती है। क्या कहती है? concerned itself exclusively with what he called emergent level, यानी सोशियोलॉजी जो है वो इमर्ज होती जा रही है, वो डेवलप होती चली जा रही है। यानी कि इमर्जेंट लेवल एक ऐसा लेवल जहां पर कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ वेयर सोशल फिनोमिना कैन इमर्ज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो एक इमर्जेंट लेवल की तरह इमर्ज होती चली जा रही है। ठीक है, इमर्जेंट है सोशियोलॉजी। इमर्जेंट लेवल का मतलब यहां पर यह है एक ऐसी लेवल जहां पर कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ है। कैसी लाइफ है? कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ। जटिल है, कॉम्प्लेक्स का मतलब कलेक्टिव यानी एकजुट है, सभी आपस में एक दूसरे के साथ में है, सॉलिडेरिटी है, एंड लाइफ। ठीक है, जहां पर कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ है और इस कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ के अंदर सोशल फिनोमिना इमर्ज होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं इमाइल डरकीम कि सोसाइटी में या सोशियोलॉजी के अंदर जिस सोसाइटी को हम स्टडी करते हैं यहां पर कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ है और इस कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ के अंदर सोशल फिनोमिना इमर्ज होता है। इसीलिए जो सोशियोलॉजी है वो इमर्जेंट है। ठीक है, वो ग्रो करती जा रही है, वो डेवलप होती जा रही है। These phenomena, for example, social institutions like religion or the family or social values like friendship or patriotism, etc., were only possible in a complex whole that was larger than its constituent parts. और ये जो हम सोशल फिनोमिना की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ में से सोशल फिनोमिना इमर्ज होगा, तो ये फिनोमिना जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजन है, फैमिली इंस्टीट्यूशन है, आपके अपने सोशल वैल्यूज हैं, आपके अपने बिलीव्स हैं, आपके अपने रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, आपकी फ्रेंडशिप है, आपकी कंट्री को लेके जो है पेट्रियोटिज्म है आपके अंदर। ठीक है, ये सारे जो भी फिनोमेना है ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स होल के अंदर ही हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम बात करें फैमिली की, तो फैमिली के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होंगे, फैमिली किन से मिलके बनेगी? जहां पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, चिल्ड्रन होंगे, इन सब से मिलके एक फैमिली बनती है। लेकिन ये जो फैमिली है ये क्या है? ये सोशल फिनोमेना है। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फिनोमेना है, और इस फिनोमेना के अंदर ही कॉम्प्लेक्स होल जो है वो पॉसिबल हो सकता है। आया समझ में क्या कह रहे हैं? एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी जो है, इमाइल डरकीम कह रहे हैं सोशियोलॉजी अपने आप को इमर्जेंट लेवल की तरह जो है रखती है। इमर्जेंट लेवल जहां पर वो ग्रो हो रही है। ठीक है, इमर्जेंट लेवल एक ऐसी लेवल जहां पर कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ है। ठीक है, कैसी लाइफ है? कॉम्प्लेक्स है और कलेक्टिव लाइफ है। इस कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ के अंदर सोशल फिनोमिना जो है वो इमर्ज होते हैं। क्या इमर्ज होते हैं? सोशल फिनोमिना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए फैमिली है, रिलीजन है, ये सब क्या है? ये सब सोशल फिनोमिना है। अब फैमिली किससे मिलके बनती है? जहां पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस हो गए। ठीक है, इनसे मिलके फैमिली बनती है। इसमें इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैमिली, ये कॉम्प्लेक्स होल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी के अंदर, ना कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं इमाइल डरकीम। ठीक है, यहां तक आए समझ में कि वो क्या एक चीज बोल रहे हैं कि फिनोमिना जो है वो सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स होल के अंदर ही पॉसिबल हो सकता है, ना कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स के अंदर। एंड although it is composed entirely of individuals, a collective social entity like a football or cricket team becomes something other than much more than just a collection of 11 persons. जैसे मैंने आपसे कहा कि फैमिली है,
फैमिली के अंदर पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ये सब हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो एक पूरा इंडिविजुअल से मिलके बनी है, ठीक है, फैमिली जो है वो किससे मिलके बनी है, इंडिविजुअल से मिलके बनी है, तो इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए। लेकिन इमाइल डर्कीम कहते हैं नहीं, जैसे आप एक एग्जांपल लो, एक क्रिकेट टीम है या कोई एक फुटबॉल टीम है, उसके अंदर होते 11 पर्सन्स ही हैं, तो वो 11 इंडिविजुअल्स अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं या वो पूरी एक टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो पूरी एक टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैच हुआ, ठीक है, क्रिकेट का मैच हुआ इंडिया और जो है आपके किसी भी कंट्री, पाकिस्तान मान लेते हैं, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो जो टीम बनी है क्रिकेट की इंडिया की तरफ से, क्या उसे सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उसमें से सिर्फ और सिर्फ एम एस धोनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं, इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो पूरी की पूरी टीम इंपॉर्टेंट है, वो पूरी की पूरी टीम 11 पर्सन्स की वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है ना, यही होता है ना कॉन्सेप्ट। ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर आप मान लीजिए विराट कोहली को जो है जानते भी हैं, एम एस धोनी को भी जानते हैं, तो आप उन्हें कैसे पहचानते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट टीम से बिलोंग करते हैं, है ना, ऐसे ही पहचानते हैं ना, आप उन्हें पर्सनली किसी और रीजन से तो नहीं जानते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जिस हम किसी एक सोशल फिनोमिना की बात कर रहे हैं या किसी एक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वो तभी एग्जिस्ट करता है जब वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स होल होगा। अगर वो इंडिविजुअली होते तो उनका कोई एक जो है मतलब अस्तित्व नहीं होता। तो यहाँ पर जो डर्कीम है वो सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, कलेक्टिव लाइफ के ऊपर, ठीक है, और कलेक्टिव लाइफ कहाँ पॉसिबल है, इस सोसाइटी के अंदर ही पॉसिबल है। सोशल एंटिटीज like teams, political parties, street gangs, religious communities, nations and so on belong to a different level of reality than the level of individuals. अब कोई भी सोशल एंटिटी हो, चाहे वो कोई टीम हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे या फिर किसी स्ट्रीट की कोई गैंग हो, ठीक है, गुंडे वगैरह जो होते हैं उनकी कोई गैंग हो, या फिर कोई रिलीजियस कम्युनिटी हो, यहाँ पर हम सभी उनको जो है मतलब वो सभी जो भी उस टीम के अंदर हैं, जो भी उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हैं, वो अपने आप को उस पार्टी से ही उनकी आइडेंटिटी बनी हुई है। यानी कि यहाँ पर जो रियलिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इंडिविजुअल्स। यानी कि इन शॉर्ट ये सारी चीजों में इमाइल डर्कीम का फोकस है कलेक्टिव लाइफ के ऊपर। कहां पर, कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ के ऊपर। एंड इट इज दिस इमर्जेंट लेवल दैट सोशियोलॉजी स्टडीज, और इस इमर्जेंट लेवल को सोशियोलॉजी स्टडी करती है। ठीक है, देखो जो हमने यहाँ पर समझा था कि सोशियोलॉजी इमर्जेंट लेवल अपने आप को जो है इमर्जेंट लेवल से समझती है, और इस इमर्जेंट लेवल के अंदर कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ आती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ के अंदर ही सोशल फिनोमेना इमर्ज होते हैं, और ये सोशल फिनोमेना अपने आप को इस कलेक्टिव लाइफ के अंदर ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फैमिली है, तो फैमिली इंस्टीट्यूशन हो या रिलीजन इंस्टीट्यूशन हो, ये सभी एक दूसरे को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब तक कंपैरेटिवली इनके सामने कोई नहीं होगा। अगर ये इंडिविजुअल लेवल पर होंगे तो फिर ये सिर्फ इंडिविजुअली ही रह रहे होंगे, वहां पर फिर सोसाइटी का कोई मतलब ही नहीं होता। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी समझा था कि सोसाइटी जो है वो सारे टाइज से बंधी हुई है। अगर वहां पर इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं होगी, अगर ये कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ नहीं होगी, तो सोसाइटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इमाइल डर्कीम का फोकस है ये कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ, और सोशियोलॉजी इस इमर्जेंट लेवल को ही स्टडी करती है। इस कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ को ही जो है सोशियोलॉजी स्टडी करती है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं इमाइल डर्कीम। सोशियोलॉजी स्टडीज दिस इमर्जेंट लेवल और दिस कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ। क्लियर है? आया समझ में? फर्स्ट ये था आपका पहला फीचर सोसाइटी को लेके, या पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर सोशियोलॉजी एज अ न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन को लेके। ठीक है, क्लियर है? क्या स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर? सोशल फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर। किसको स्टडी कर रहे हैं? सोशल फिनोमेना का। और सोशल फिनोमेना जो है वो किनसे मिलके बन रहा है? इस कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ से मिलके बन रहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन है। क्लियर है? आप साइंस में क्या करते हो? आप साइंटिफिक फिनोमेना को ही स्टडी करते हो ना, यहाँ पर आप सोशल फिनोमेना को स्टडी कर रहे हो, और ये बाकी अदर साइंसेस से डिफरेंट है। क्लियर है? आया समझ में? फर्स्ट जो उनका फीचर था वो हो गया क्लियर। अब हम आए उनके सेकंड फीचर पे। सो द सेकंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ डर्काइम्स vision of sociology was that, like most of the natural sciences, it was to be an empirical discipline. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सेकंड डिफाइनिंग फीचर क्या है
कि जैसे बाकी अदर नेचुरल साइंसेस होती हैं वैसे ही हम सोशियोलॉजी को भी एक एम्पायरिकल डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? एक एम्पायरिकल डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं। नाउ दिस वाज एक्चुअली अ डिफिकल्ट क्लेम टू मेक बिकॉज सोशल फिनोमेना आर बाय देयर वेरी नेचर एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या एक चीज कह रहे हैं कि हम सोशियोलॉजी को एम्पायरिकल डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं। हम एक एम्पायरिकल का मतलब क्या होता है? जहां पर आप चीजों को अनुभव करके, एक्सपीरियंस करके फिर आप चीजों को समझते हो। ठीक है, हमने एम्पायरिकल के बारे में बहुत बार पहले डिस्कस किया हुआ है। तो इन शॉर्ट अगर हिंदी मीनिंग समझे तो हम इसको एक अनुभव जन्य बनाना चाहते हैं। हम इसको एम्पायरिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर हो ऐसा डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं। लेकिन ये चीज क्लेम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि जो सोशल फिनोमेना होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, आप उन्हें देख नहीं सकते। जैसे we cannot see a collective entity like the Jain community or the Bengali or Malayalam or Marathi speaking community or the Nepalese or Egyptian national communities. At least we cannot see them in the same straightforward way that we can see a tree or a boy or a cloud. जैसे आपके सामने एक पेड़ होगा तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि हाँ भैया ये तो पेड़ है, ये तो ट्री है। लेकिन क्या आप देख सकते हो पूरी नेपाली स्पीकिंग कम्युनिटी को? क्या आप पूरी बंगाली कम्युनिटी को देख सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि हाँ ये जो है ये बंगाली कम्युनिटी है? क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं, आप नहीं देख सकते क्योंकि ये जो है ये चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रिलीजन की ही बात करें, क्या आप रिलीजन को देख सकते हो? नहीं, आप उसको फील कर सकते हो, है ना? फील कर सकते हो ना, आप अपने रिलीजन को फॉलो करते हो। ठीक है, आप अपने रिलीजन को फॉलो करते हो, पर क्या आप अपने रिलीजन को देख सकते हो? जैसे आप एक ट्री को देख सकते हो कि हाँ ये जो है ये ट्री है। आप एक बॉय को देख सकते हो, आप मुझे देख सकते हो। ठीक है, आप मुझे देख सकते हो कि मैं आपकी टीचर हूं। लेकिन क्या आप अपने रिलीजन को देख सकते हो? क्या वो आपको दिखाई देता है? नहीं देता। तो इस तरह से जो सोशल फिनोमेना होते हैं बाय वर्च्यू, बाय नेचर, दे आर एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, हम उनको देख नहीं सकते, दे आर एब्स्ट्रैक्ट। Even when the social phenomena is small, like a family or a theater group, we can directly see only the individuals who make up the collectivity. We cannot see the collectivity itself. जैसे मान लीजिए फैमिली की हम बात करते हैं, आप अपनी फैमिली में, क्या आप अपनी फैमिली को देख सकते हो? आप उस फैमिली के अंदर जो भी आपके इंडिविजुअल्स हैं आप उन्हें देख सकते हो, लेकिन आप फैमिली को नहीं देख सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये उनके चिल्ड्रन हैं, ठीक है, ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, और मान लीजिए इसमें से इस एक चिल्ड्रन का ये एक सन है। ठीक है, आप इन इंडिविजुअल्स को देख पा रहे हो, पर ये जो एक पूरी फैमिली है, फैमिली जो है, क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं, है ना? तो इसीलिए आप जो सोशल फिनोमेना है, छोटे छोटे सोशल फिनोमेनाज होते हैं, आप उनको डायरेक्टली उनके इंडिविजुअल्स जिनसे मिलके वो सोशल फिनोमेना बना है, आप उन इंडिविजुअल्स को देख सकते हो, लेकिन आप उस कलेक्टिविटी को नहीं देख सकते, है ना? आप उस कलेक्टिविटी को नहीं देख सकते हो। One of Durkheim's most significant achievement is his demonstration that sociology, a discipline that deals with abstract entities like social facts, could nevertheless be a science founded on observable, empirically verifiable evidence. अब यहाँ पर डर्कीम का जो सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है सोशियोलॉजी को लेके वो ये है कि सोशियोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज हैं, जैसे सोशल फैक्ट्स हैं, आप उन्हें स्टडी करते हो। ठीक है, सोशियोलॉजी क्या है? एक ऐसा डिसिप्लिन जो कि एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज के साथ में डील करता है जिन्हें आप देख ही नहीं सकते हो, एंड इट कुड नेवरदलेस बी अ साइंस फाउंडेड ऑन ऑब्जर्वेबल, एम्पायरिकली वेरिफिएबल एविडेंस। और ये एक ऐसी साइंस से कम भी नहीं है, पर ये एक ऐसी साइंस से कम भी नहीं है जहां पर आप चीजों को ऑब्जर्व करके एक्सपीरियंस के बेसिस पर फिर आप जो है उन फैक्ट्स को बताते हो। यानी साइंस में क्या होता है? साइंस में आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, उसमें आप जो भी चीजों को एम्पायरिकली स्टडी करते हो एक्सपीरियंस के बेसिस पर, फिर उन चीजों के एविडेंसेस आते हैं। ठीक है, यानी कि आप फैक्ट्स पर बातें करते हो। वैसे ही हम सोसाइटी में भी फैक्ट्स पर बातें करते हैं, लेकिन इसका एक जो मतलब एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जो है डर्काइम का, वो ये है कि ये एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज की बात करता है। ठीक है, सोशियोलॉजी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज की बात करता है, जैसे सोशल फैक्ट्स। ऑल्दो नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, सोशल फैक्ट्स वर इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेबल थ्रू पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। अब आप कहेंगे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि जो सोशल फिनोमेना है हम उसको देख नहीं सकते, डर्काइम ये कह रहे हैं, लेकिन साइंस में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चीजें हमारे सामने होती हैं, हम उनके बेसिस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना?
जब आप लैब में जाते होगे, आपको एक्सपेरिमेंट करोगे साइंस में, तो आपके पास में वहां पर चीजें होती हैं जिनके थ्रू आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन सोसाइटी में किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे? तो सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है उसको स्टडी करके आप सोसाइटी के फैक्ट्स को भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, although not directly observable, social facts were indirectly observable through patterns of behavior। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सोसाइटी में मॉरल फैक्ट्स या मॉरल कोड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोसाइटी में क्या मोरालिटी है वो एक सोसाइटी, मतलब सोसाइटी की जो मोरालिटी है वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में देखने को मिलती है। और ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ होते हैं, यही सारे हम उस सोसाइटी के इंडिविजुअल के अंदर देखते हैं। तो यानी कि सोसाइटी का जो बिहेवियर है, ठीक है, जो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एक सोसाइटी के अंदर, वो सोसाइटी को बताते हैं, है ना, वो सोसाइटी को दर्शाते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जस्ट सपोज एक एग्जांपल हमने देखा है ना, कि किसी भी एक इंडिविजुअल का, किसी भी एक पर्सन का किस तरह का बिहेवियर है, वो किस तरह की वैल्यूज होल्ड करता है, ये उसकी फैमिली को दर्शाता है। क्योंकि जो फैमिली होती है वो सबसे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है सोशलाइजेशन का। ठीक है, एक छोटे से बच्चे का जो सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है वो उसकी फैमिली से ही होता है ना, उसकी फैमिली उसको सारी चीजें सिखाती है। तो वैसे ही वो जो भी उस इंडिविजुअल के अंदर, जब वो छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो जिस भी तरीके से बिहेव करेगा ये उसकी फैमिली को बताएगा, क्योंकि ये सारी चीजें उसने अपनी फैमिली से सीखी है। वैसे ही यहाँ पर जो बिहेवियर के पैटर्न्स होंगे वो सोसाइटी को बताएगा। और सोसाइटी को जब आप स्टडी, सोशल फैक्ट्स को जब आप स्टडी करोगे तो आपको सोसाइटी कैसी है ये पता चलेगा। ठीक है, तो यानी कि आप डायरेक्टली तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, पर इनडायरेक्टली आप सोशल फैक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो और आप स्टडी कर सकते हो। क्लियर है? आया यहां तक समझ में? देन the most famous example of his use of a new kind of empirical data is his study of society। अब जो हम बात कर रहे हैं, सेकंड फीचर क्या था डर्काइम का, कि जो भी सोसाइटी है वो, मतलब सॉरी, जो सोशियोलॉजी है वो एक एम्पायरिकल डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना। पर एम्पायरिकल कैसे होगा? क्योंकि जो सोसाइटी है वो तो एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, वहां पर आप चीजों को देख नहीं सकते। तो एक चीज उन्होंने कही कि जब आप पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को स्टडी करोगे तो आप उस सोसाइटी के सोशल फैक्ट्स को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने ये एक चीज पढ़ी कि सोशियोलॉजी जो है वो इमर्जेंट लेवल को स्टडी करती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ को स्टडी करती है। सेकंड ये है कि सोशियोलॉजी को हमें एम्पायरिकल डिसिप्लिन बनाना है। सोशियोलॉजी को हमें एक एम्पायरिकल डिसिप्लिन बनाना है। लेकिन कैसे बनाओगे? क्योंकि सोशियोलॉजी या सोसाइटी तो एब्स्ट्रैक्ट है, या फिर मैं कहूं सोशल फैक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट है, वो तो हमें दिखते ही नहीं है। लेकिन हमने इसका आंसर दिया, कैसे बनाओगे? तो हमने फिर इसका आंसर दिया कि आप जो है पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को स्टडी करो। ठीक है, सोसाइटी में जो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर हैं उन्हें स्टडी करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको सोशल फैक्ट्स पता चलेंगे। और आपको सोशल फैक्ट्स पता चलेंगे तो आपको वो सोसाइटी कैसी है, उस सोसाइटी को आप एम्पायरिकल डिसिप्लिन बना सकते हो एक्सपीरियंस के बेसिस पर। आप एक्सपीरियंस करोगे ना इस बिहेवियर को, तो आप सोशल फैक्ट समझोगे और आप सोशियोलॉजी को एक एम्पायरिकल डिसिप्लिन बना पाओगे। सेकेंड जो एग्जाम्पल दिया है माइल डर्कीम ने, या सेकंड कि किस तरह से आप एम्पायरिकल डेटा कलेक्ट करोगे, तो वो बताया उन्होंने अपनी बुक सोसाइटी के अंदर। ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि माइल डर्कीम की एक बुक है जिसका नाम है सोसाइटी। ठीक है, हमने पढ़ा इस बारे में। अब वो ये कह रहे हैं कि ये एम्पायरिकल डेटा कैसे कलेक्ट करोगे सोसाइटी को लेके, उसका उन्होंने जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया अपनी बुक सोसाइटी के अंदर। Although each individual case of suicide was specific to the individual and his or her circumstances, the average rate of suicide aggregated across hundreds of thousands of individuals in a community was a social fact। हालांकि जो सुसाइड के केसेस होते हैं वो इंडिविजुअल रीजन से होते हैं। ठीक है, यानी आपके अपने पर्सनल रीजंस की वजह से सुसाइड जो है वो होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं माइल डर्कीम। लेकिन इसी के साथ में स्पेसिफिक है इंडिविजुअल को लेके कि वो सुसाइड क्यों कर रहा है। लेकिन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सुसाइड केसेस में से अगर आप एवरेज रेट ऑफ सुसाइड देखोगे, सो दीज आर बिकॉज ऑफ
सोशल फैक्ट्स और दीज आर बिकॉज ऑफ कम्युनिटी रीजंस, यानी कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी की वजह से ही जो इंडिविजुअल हैं वो सुसाइड करते हैं, और इसीलिए सुसाइड भी एक सोशल फैक्ट है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? द एवरेज रेट ऑफ सुसाइड एग्रीगेटेड अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ कम्युनिटी वाज अ सोशल फैक्ट, यानी सुसाइड भी एक सोशल फैक्ट है। ठीक है, thus social facts could be observed via social behavior and especially aggregated patterns of social behavior। अब देखिए, जैसे सुसाइड का केस हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको जो है, आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा फार्मर सुसाइड के बारे में, ठीक है, सुना है, न्यूज़पेपर्स में भी सुना होगा आपने कि जो बहुत सारे फार्मर्स होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं बीच में, मतलब बीच में इन द सेंस कि अभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में ये फार्मर सुसाइड का जो केस है ये बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब रेलिवेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सोसाइटी के लिए फार्मर सुसाइड क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप इस फार्मर सुसाइड को जो है एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक फार्मर सुसाइड क्यों करता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल सुसाइड अलग है, एक फार्मर का सुसाइड अलग है। फार्मर सुसाइड इसलिए करता है, जैसे मान लीजिए उसका लैंड है, ठीक है, उस लैंड पे उसने जो भी क्रॉप कल्टीवेट किया है, मान लीजिए वहां पर मॉनसून फेलर हो जाए तो वो सुसाइड कर लेता है। अब ये तो आप कहेंगे कि यार वो तो उसके पर्सनल रीजन से था कि मॉनसून फेल हो गया तो वो सुसाइड कर लिया उसने क्योंकि उसका क्रॉप फेल हो गया। लेकिन जस्ट सपोज मैं फार्मर हूँ, ठीक है, अब मैं एक फार्मर हूं तो मेरी इतनी इनकम तो नहीं होती है कि मैं अपने घर का भी खर्चा उठा लूं, बाहर भी देख लूं, अपने बच्चों की अच्छी से पढ़ाई भी करवा लूं, फिर उनकी पढ़ाई के बाद में उनकी अच्छे से शादी भी करवा दूं। और जब सपोज किसी फार्मर की अगर लड़की है तो उसकी शादी के बाद मुझे उसका दहेज भी देना है। ठीक है, हालांकि डाउरी जो है वो उस प्रैक्टिस को हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन गांव देहातों में ये प्रैक्टिस बहुत चलती है। ठीक है, डाउरी जो है वो बिल्कुल भर भर के दी जाती है, स्पेशली जब लड़कियों की शादी हो, मतलब लड़कियों की शादी में तो दी ही जाती है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये डाउरी की वजह से, जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए किसी मनी लेंडर से, ठीक है, जो पैसे देता है मनी लेंडर, उससे उसने लोन लिया था। अब उसने उससे लोन लिया तो मनी लेंडर ने फार्मर को 10 गुना ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन दिया था। ठीक है, अब क्रॉप फेल हो गया तो ना ही वो लोन रीपे कर पाएगा और ना ही उसके पास में जो मतलब जो भी खेती होती है उससे अपना घर भी चलाता, ना ही अपना घर चला पाएगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। ठीक है, ना ही अपना घर चला पाएगा, ना ही मनी लेंडर को लोन दे पाएगा, मनी लेंडर भी उसको परेशान करेगा, घर की परिस्थिति देख के भी वो परेशान होएगा और अल्टीमेटली ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, जो फार्मर होता है वो सुसाइड कर लेता है। ये सिर्फ एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, इसके अलावा और भी ढेर सारे रीजंस होते हैं फार्मर सुसाइड से रिलेटेड। ठीक है, तो इसीलिए फार्मर सुसाइड अब उसके पर्सनल रीजन से नहीं हो गया, बल्कि अब ये एक सोशल फैक्ट बन गया, क्योंकि सोसाइटी ने, जो सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, भले हम रूरल सोसाइटी बोले, उस सोसाइटी ने उसे मजबूर किया है सुसाइड करने पर। सेम चीज इमाइल डरकीम कह रहे हैं कि सुसाइड भले ही इंडिविजुअल रीजन से होता हो, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केसेस में हमने ये देखा है कि सुसाइड भी एक सोशल फैक्ट है, और इसीलिए जो सोशल फैक्ट्स होते हैं उन्हें सोशल बिहेवियर से ऑब्जर्व किया जाता है एंड स्पेशली एग्रीगेटेड पैटर्न्स ऑफ सोशल बिहेवियर। ठीक है, जो भी पूरा सोशल बिहेवियर है आप उसे एनालाइज करोगे, आप उसे स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि सोशल बिहेवियर से हम सोशल फैक्ट्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर है? आए यहां तक समझ में? थोड़ा थोड़ा तो आया ही होगा। अब और समझते हैं कि आगे क्या कहा इमाइल डरकीम ने। सो व्हाट आर सोशल फैक्ट्स? अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इमाइल डरकीम ने ये तो बता दिया कि जो है अगर आपको सोशलॉजी को एक एम्पायरिकल डिसिप्लिन बनाना है तो सोशल फैक्ट्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सोशल फैक्ट्स को कैसे समझ सकते हो? पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर के थ्रू, जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा सुसाइड का, कि जो सुसाइड होती है वो भी सोशल, मतलब वो भी सोशल फिनोमेना है, वो भी सोशल की वजह से ही हो रही है, सोसाइटी की वजह से ही हो रही है। तो यहां भी अगर आप सोशल बिहेवियर को समझते हो तो आप सोशल फैक्ट को समझ सकते हो। ये उन्होंने कहा अपने सेकंड फीचर में। लेकिन ये सोशल फैक्ट होते क्या हैं ये जानना सबसे बड़ी बात है। सो सोशल फैक्ट्स आर लाइक थिंग्स, दे आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल बट कॉन्स्टेंट देयर बिहेवियर। सोशल फैक्ट्स यानी कि चीजों की तरह, जहां पर वो एक इंडिविजुअल से तो बहुत दूर हैं, बहुत अलग हैं, यानी एक इंडिविजुअल के जीवन के बाहर होते हैं सोशल फैक्ट्स, लेकिन वो एक इंडिविजुअल को कोई भी काम करने में, उसके बिहेवियर में उसको कॉन्स्ट्रेन करते हैं, उसको जो है रोक देते हैं, या फिर उसे किस तरह से काम करना है इस एक चीज में गाइड करते हैं।
सोशल फैक्ट्स, जैसे हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, सामाजिक तथ्य, ठीक है, जो इस सोसाइटी ने बनाए हैं, ठीक है, जैसे सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं ना, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के वैल्यूज हैं, सोसाइटी के बिलीव्स हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल को भी उन्हीं चीजों के अनुसार रहना पड़ता है, हालांकि वो उसकी लाइफ के अंदर नहीं होते। एक इंडिविजुअल के पर्सनल बिलीव्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके पर्सनल बिलीव्स उसकी पर्सनल लाइफ में है। जब वो पब्लिक में आ जाता है तो उसे सोसाइटी के बिलीव्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना होता है, एंड दीज आर कॉल्ड सोशल फैक्ट्स, ठीक है। Institutions like law, education and religion constitute social facts। जैसे लॉ है, एजुकेशन है, रिलीजन है, ये सभी सोशल फैक्ट्स के अंदर आते हैं। लॉ आपको आपके बिहेवियर में रोकता है या आपको गाइड करता है आपको कैसे बिहेव करना है। आपका रिलीजन आपको बताता है कि आपको किस तरह से बिहेव करना है। सो अल्टीमेटली जो आपके सोशल फैक्ट्स होते हैं, दे गाइड योर बिहेवियर, ओके, दे गाइड योर बिहेवियर। Social facts are collective representations which emerge from the association of people। Social facts क्या है? Collective representation है जो people के association से होते हैं। यानी कि जैसे ये 5-6 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, अभी ये सभी इंडिविजुअल हैं, ठीक है, अपने अपने पर्सनल स्फीयर में है। जब ये सभी साथ में आ जाएंगे, ठीक है, ये सभी अब जो है साथ में आ गए, तो ये क्या बन गई, इन पीपल की एसोसिएशन और एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सोशल फैक्ट्स क्या है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है जो पीपल की एसोसिएशन से बनते हैं। जब पीपल साथ में आ जाते हैं, इंडिविजुअल्स हैं साथ में आ गए, तो ये क्या बन गई, एसोसिएशन ऑफ पीपल। ये एसोसिएशन ऑफ पीपल से जो है सोशल फैक्ट्स बनते हैं। दस सोशल फैक्ट्स आर कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, जो पूरी इस कलेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां पर कोई लॉ होगा, ठीक है, कोई लॉ होगा, मान लीजिए कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सभी अपने अपने घर में रहेंगे, कोई भी साथ में नहीं रह सकता, मान लीजिए ना, ऐसा लॉ है, ठीक है। तो ये सभी अपने अपने घर में ही रहेंगे। अब ये चाहें भी कि हम दोनों साथ में रहें तो ये नहीं रह सकते, बिकॉज दिस इज अ लॉ ऑफ दिस सोसाइटी, ठीक है। तो इसीलिए सोशल फैक्ट्स आर कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, दे आर नॉट पर्टिकुलर टू अ पर्सन बट ऑफ अ जनरल नेचर इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ये किसी इंडिविजुअल ने नहीं बनाए हैं, या ना ही ये किसी एक पर्सन के लिए होते हैं, बल्कि ये इन जनरल हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स लाइक बिलीव्स, फीलिंग्स और कलेक्टिव प्रैक्टिसेस आर एग्जांपल्स। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं बिलीव्स का, फीलिंग्स का, आपकी अपनी कलेक्टिव प्रैक्टिसेस का। तो सोशल फैक्ट्स क्या है, एवरीथिंग दैट इज इन अ सोसाइटी दैट इज अ सोशल फैक्ट, ईदर इट इज लॉ, एजुकेशन, रिलीजन, बिलीव्स, फीलिंग्स, एट्रीब्यूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सोशल फैक्ट्स जो होते हैं ये आपके बिहेवियर को कॉन्स्ट्रेन करते हैं या आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं, ठीक है। एमाइल डर्कीम के वर्ड्स में अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि सोशल फैक्ट्स आर set of values, cultural norms and social structures which transcend individual और organization। सोशल फैक्ट्स क्या है, वो सारी वैल्यूज, वो कल्चरल नॉर्म्स, वो सोशल स्ट्रक्चर जो एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसेंड करते हैं, उसको गाइड करते हैं, उसके बिहेवियर को कॉन्स्ट्रेन करते हैं। क्लियर है, आया समझ में? तो हमने अभी तक क्या चीजें देखी कि डर्काइम का विजन क्या है सोशियोलॉजी को लेकर। तो सबसे पहले वो सोशियोलॉजी को एक न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं दो फीचर्स के थ्रू। सबसे पहले वो क्या करना चाहते हैं, हमने देखा कि सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी इमर्जेंट है, ग्रो कर रहा है, ठीक है, जहां पर हम कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ को समझते हैं, क्योंकि सोसाइटी इज ऑल अबाउट दी टाइज, ठीक है। सोसाइटी जो है वो पूरे टाइज से मिलके बनी है, इंडिविजुअल से भी बढ़ के सोसाइटी है। और इस तरह से जब इस सोसाइटी, ये जो सोसाइटी है जो ये इमर्जेंट लेवल को स्टडी कर रही है, इस कलेक्टिव लाइफ को स्टडी करी, तो इस तरह से हम इसको एक सोशल मतलब हम इस तरह से इसको एक न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन बना सकते हैं जहां हम सोशल फिनोमेना को स्टडी करते हैं। सेकेंडली उन्होंने कहा कि सोशल फैक्ट्स जो हैं जब आप उन्हें स्टडी करोगे तो आप इसे एक एम्पायरिकल डिसिप्लिन बना सकते हो, और एम्पायरिकल डिसिप्लिन बनाने में सोशल फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने जाना कि सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं। क्लियर है, आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? स्टिल कोई भी डाउट हो आपको इस टॉपिक के अंदर तो आप बिल्कुल बिना किसी जो है सोच के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, यानी कोई बिल्कुल ऐसे झिझकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कोई आपको एग्जाम्पल बताना है, कोई रिलेटेड आपका सजेशन है टू दिस टॉपिक, सो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको कोई और चीज पूछनी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और ये सारे वीडियोस देखने के लिए क्या करना है, जस्ट गूगल पे जाओ और एक्सेस करो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को, ठीक है। क्या करना है, magnetbrains.com एंटर करना है। जैसे ही एंटर करोगे मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियोस अवेलेबल हैं। लाइक NTSC है, ओलंपियाड
है, वन शॉट रिवीजन है, एक्स्ट्रा लर्निंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और क्या चाहिए। जस्ट जो भी क्लास, जो भी कोर्स आपको स्टडी करना है उस पर चूज करो। जैसे आपने क्लास 11th क्लिक किया, क्लास 11th में ये आ गया आपके सामने सारे सब्जेक्ट की वीडियोस, स्क्रॉल करोगे और भी सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है, आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है, अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये आपका वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है यहाँ से कैंसिल कर दो। सेम प्रोसेस है, आपको वन शॉट रिवीजन देखना है, एनटीएससी देखना है, ओलंपियाड देखना है, कुछ भी आपको जस्ट चूज करना है, सब्जेक्ट पे क्लिक करना है, टॉपिक पे क्लिक करना है या चैप्टर पे क्लिक करना है और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।